rotational mechanics का numerical 45. A uniform rod of length L, capital L, rests against a smooth roller. Find the friction coefficient between the ground and the lower end if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta. तो ये सिस्टम दी है और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड दी कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पे म्यू फाइंड करना है, कोएफिशिएंट बिटवीन दिस रॉड एंड लोअर ग्राउंड, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू एन। तो ये म्यू फाइंड करना है, मतलब ऑटोमेटिक हम एन तो फाइंड करने वाले हैं ही। तो इस सिस्टम क्या दी है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल, और यहाँ पे एक रोलर है और उस पर एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ होगी L। इस एंड से यहाँ तक की लेंथ है L और ये हाइट दी है हमें H और ये एंगल थीटा इतना दिया हुआ है, गिवन में है, फिगर भी ऑलरेडी उन्होंने दिए, हम कुछ बना नहीं रहे, और बोला है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू फाइंड करो। तो सिर्फ एक फिगर देखते क्या क्या होता है वहां पे, ये देखते हैं। तो पहले तो ये जो रॉड होगा, इस रॉड का सेंटर जहाँ पे होगा वो सेंटर से उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, m क्या होगा, इस रॉड का मास mg, इतना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे रोटेट करेगा। अब ये mg फोर्स इस रॉड पर रॉड इस एंड उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अर्थ सरफेस पर एक्ट कर रहा है। तो अर्थ सरफेस भी क्या करेगी, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, इसे कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये रॉड जो यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, मतलब ये रॉड भी क्या करेगा, इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये स्फीयर भी क्या करेगा, उसे इसके नॉर्मल ऐसा फोर्स अप्लाई करेगा, उसे कहेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इसे एक को n1 कहेंगे, एक को n2 कहते हैं। इसे n1 कहा तो इसे n2 कहते हैं। तो ये नॉर्मल सरफेस आ जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम हो गई। अब ये जो mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे बैलेंस कौन कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सा है, एक तो यहाँ पे n1 होगा, और ये जो n2 है इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स। इसे रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब कौन सा एक होगा n2 cos थीटा, एक होगा n2 sin थीटा। cos थीटा कौन सा होगा, तो ये एंगल है, तो ये लाइन के बीच में थीटा, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर a और इस लाइन का परपेंडिकुलर a, मतलब इनके बीच में एंगल होगा थीटा। तो ये होगा n2 cos थीटा, तो ये हो जाएगा n2 sin थीटा। तो इतना तो पता चल गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू डाउन वाले फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में है। तो mg इज इक्वल टू क्या आएगा, ऊपर वाला फोर्स कौन कौन सा, एक n1। तो एक इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे हम कि n1 प्लस ए n2 cos थीटा, और ये इज इक्वल टू कितना आएगा, डाउनवर्ड वाला फोर्स mg। तो एक इक्वेशन आ गया। अब हमें ये फोर्स फाइंड करना है, फ्रिक्शन वाला फोर्स। तो ये फ्रिक्शन वाला फोर्स कितना है, Fr इज इक्वल टू म्यू n। तो ये म्यू n मतलब n1, इधर का n1, तो म्यू n1। अब n1 कहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें n1 लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये n1 यहाँ पे लिख देते हैं n1। तो ये n1 कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, n1 आ जाएगा mg माइनस n2 cos थीटा। अब इसे देते हैं 1, इसे देते हैं इक्वेशन 1। अब n1 मिल गया। अब ये जो फ्रिक्शन होगा म्यू n1, ये फ्रिक्शन होगा म्यू n1, ये हमें, तो ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे इधर। तो ये Fr फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n1 की वैल्यू है mg माइनस n2 cos थीटा। तो ये n1 की वैल्यू यहाँ से तो पुट कर देंगे, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कितना होगा। तो देखो ये जो ब्लॉक होगा, अब यहाँ पे ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये इस तरह से ये जो सरफेस है ये, अब यहाँ पे क्या हो जाता, ये इस तरह से गिरता। तो इसे कौन रोक रहा है, इस डायरेक्शन वाला फोर्स, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू क्या होगा,
N2 साइन थीटा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना होता, ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता, इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, N2 साइन थीटा। और N2 साइन थीटा मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू N1, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, म्यू N1 इज इक्वल टू N2 साइन थीटा। अब ये N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये म्यू N1 की वैल्यू कितनी, mg माइनस N2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ये वाला N2 साइन थीटा। अब ये N2 को एक साइड में ले लेते हैं, तो ये म्यू से मल्टीप्लाई किया, तो म्यू mg माइनस म्यू N2, ये पूरा इस साइड में ले लेते हैं, तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे N2 साइन थीटा है, और ये प्लस होके ये म्यू N2 कॉस थीटा, म्यू N2 कॉस थीटा। N2 को बाहर ले लेते, N2 को बाहर ले लिया तो क्या मिल जाएगा, म्यू mg इज इक्वल टू, N2 को बाहर ले लिया तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा N2। इसे ही इक्वेशन 1 देते हैं। तो हमें म्यू फाइंड करना है, तो m क्या है, इस रॉड का मास ले लिया, g भी यहाँ पे g होगा, ये साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है, म्यू फाइंड करना है कॉस थीटा। N2 क्या है, तो N2 की ऐसी कोई नॉर्मल डायरेक्शन बोल रहे हैं, लेकिन N2 की कुछ वैल्यू नहीं है, तो N2 की वैल्यू फाइंड करते हैं और वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो नॉन टर्म्स में हमें ये म्यू मिल जाएगा। अभी भी म्यू mg यहाँ पे डिवाइड करेंगे, हम इस mg से डिवाइड करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू मिल रहा है, लेकिन ये नॉन टर्म में नई वैल्यू मिल रही है, N2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो N2 को कन्वर्ट करेंगे हम नॉन टर्म्स में और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो होगा हमारा म्यू इज इक्वल टू। तो ये मतलब एक पार्ट हो गया। अब क्या करते हैं, N2 का वैल्यू फाइंड करना है। अब N2 कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो ये N2 एक फोर्स होगा, तो इस अबाउट दिस एक्सिस, मतलब ये किसी एक पॉइंट चूज करेंगे, ए पॉइंट या ए पॉइंट, और इसके अराउंड क्या करेंगे, अब मोमेंट इसका यूज करेंगे, तो मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसे इक्वेट करके हमें N2 मिल जाएगा। तो कोई भी एक पॉइंट, ए पॉइंट या ए पॉइंट चूज करते, सपोज ए पॉइंट चूज किया है यहाँ पे, तो ये कैसे रोटेट हो रहा है यहाँ पे, तो देखो ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये mg क्या करेगा, इस रॉड को नीचे की डायरेक्शन में, मतलब ये नहीं होता तो ये ऐसे इधर आ जाता, मतलब ये क्या होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, ये होगा क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये N2 क्या कर रहा है, ये तो कंपोनेंट्स है, ये तो कंपोनेंट है, लेकिन ये N2 क्या करेगा उसे इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये होता है लॉ ऑफ मोमेंट। तो हम यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ मोमेंट, हम यूज कर रहे हैं क्या, लॉ ऑफ मोमेंट। और ये क्या है लॉ ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है देखते हैं, तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क मतलब है mg, क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स कितना है mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कहाँ से, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट मतलब ये होगी उसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है ये देखना पड़ेगा। तो ये थीटा है और ये l, ये इस तरह से ये पूरा l, तो हमें इतना एंगल ले लिया, तो ये सेंटर में है, इसका मास तो सेंटर में होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा l/2 साइड, ये थीटा, तो ये साइड कितने आएगी, ये एडजेसेंट साइड कितने आएगी, जो भी लेंथ है ये हाइपोटेनस l/2 उसका कॉस थीटा आ जाएगी, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2 और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये वाला। अब ये वाला मतलब ये N2 इस डायरेक्शन में, फोर्स तो कितना है N2, अब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो N2 देखो ये नॉर्मल है और ये लाइन होगी परपेंडिकुलर लाइन, तो क्या ये L है, तो नहीं, एक्चुअली L कितनी है, सॉरी ये L कितनी है, इतनी L है, यहाँ से यहाँ तक लाइन L होगी, और ये सेंटर होगा उसका, जहाँ पे भी उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड है वो सेंटर होगा। अब ये कितना होगा, तो हमें ए भी फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो ये यहाँ पे ऐसे फिगर निकालते, तो
अब यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये लेंथ नहीं पता है क्योंकि ये पूरी लेंथ, ये लेंथ है एल, इतनी लेंथ एल, ये लेंथ चाहिए हमें, लेकिन ये है थीटा, ये थीटा है और ये एच है, तो ये फाइंड करना है। तो इसे कितना, एक को कुछ मान लेते हैं कि एल डैश, तो एल डैश फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इस साइन थीटा तो पता चलेगा कि साइन थीटा कितना है, एच अपॉन एल डैश। तो एल डैश फाइंड करना है, तो एल डैश इधर चला जाएगा और साइन थीटा इधर चला जाएगा, मतलब एल डैश क्या आएगा, एच अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये n2 की लाइन ऑफ एक्शन, n2 की लाइन ऑफ एक्शन और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना, h अपॉन साइन थीटा। तो ये आएगा h अपॉन साइन थीटा, तो इससे n2 मिल जाएगा और ये n2 यहाँ पे पुट कर देते। अब इस इक्वेशन से n2 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो ये साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी 1/2 तो है ही, ये mg और ये l और ये cos थीटा, ये cos थीटा और ये साइन थीटा इधर आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये h इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा h, तो ये रहा n2, इसे इक्वेशन देते हैं 2। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं इधर, इसकी वैल्यू n2 में पुट करते हैं, तो पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 क्या इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन लिख देते हैं इधर, म्यू एम जी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और ये n2 की वैल्यू ये पूरी पुट करनी है, तो ये कितनी आएगी, इज इंटू n2, ये कितनी है, mgl cos थीटा साइन थीटा इन न्यूमरेटर और डिवाइडेड बाय 2h। तो देखो ये mg इधर mg के साथ चला गया, mg के साथ चला गया। अब हमें चाहिए ये म्यू की टर्म, तो म्यू की टर्म इधर है और कहाँ पे म्यू, तो उधर ही है। और यहाँ पे जब टॉर्क फाइंड किया तो हमने सिर्फ ये और ये ही लिया, यहाँ पे जितने फोर्स हो गए ये फोर्सेस क्या है, इस लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहे, तो उसके कारण टॉर्क नहीं आ जाएगा, जैसे कि ये पॉइंट है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो या इसके साथ भी ये ऊपर उठा सकता है लेकिन रोटेट नहीं कर सकता, इसके लिए ये दो फोर्सेस के कारण टॉर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे रहा म्यू, यहाँ पे रहा म्यू, तो इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू ये दिस आ गया। तो इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एल कॉस थीटा साइन थीटा, इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेगा तो ए एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा साइन थीटा, और ये टर्म इससे साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रही है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला प्लस ये म्यू कॉस थीटा और ये टर्म मल्टीप्लाई कर रही है पर एल कॉस थीटा, तो ये एल फिर से आ गया और ये कॉस थीटा का स्क्वायर होगा और ये साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 2h तो है ही। तो यहाँ पे भी ये म्यू आता है, तो ये म्यू की टर्म हमें पहले इधर लेनी पड़ेगी, म्यू कॉमन लेना पड़ेगा, h यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 2h म्यू 2h इधर मल्टीप्लाई हो गए। अब इस साइड को इस साइड में ले लेते हैं, तो ये म्यू 2h ये माइनस होगा, इस साइड इधर आ जाएगी, तो l ये म्यू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और इज इक्वल टू ये रिमेनिंग टर्म कितनी, यहाँ पे l कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से म्यू कॉमन लेते हैं, म्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये म्यू कॉमन ले लिया तो ये टर्म आ गई। अब ये सिर्फ हमें म्यू चाहिए, ये म्यू चाहिए, तो क्या होगा, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू ए ऑलरेडी एल कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए वाली टर्म कितनी है, 2h माइनस एल कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारा म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट।